चलने देना। लाइव हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। समय हो चुका है दिन के 11 बजे और ये समय है आपकी केमिस्ट्री की क्लास का, जो कि चलती है रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन के ग्रुप के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है मेरे भाई। कमलेश कुमावत, प्रणाम भाई। और आर्यन कीर्ति कुशवाहा, गौरव सिंह, राजवीर सिंह, आशीष, रवि कुमार, राम निवास बघेल, सभी लोग जुड़ चुके हैं। राकेश, अवनीश कुमार। ठीक है मेरे भाई, सभी साथी जुड़ चुके हैं मेरे भाई। कल क्वांटम संख्याओं को हमने पढ़ा था और आज हम कल क्वांटम संख्याएं और वैलेंसी यानी कि संयोजकता के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस टॉपिक को यानी कि रासायनिक बंध, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? आज की क्लास बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आज की क्लास में मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपको आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आज की क्लास जो है इसके ऊपर आने वाली सभी क्लासें बेस होंगी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, यानी कि रासायनिक बंध के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, कैसे बॉन्ड बनते हैं, क्या होता है केमिकल बॉन्ड, ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा फोकस होकर, थोड़ा सा सचेत होकर आप सामने देखिए, एकदम ध्यान से पढ़िए। आप रेलवे के स्टूडेंट हैं और ये बात आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, या इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं कि रेलवे, एनटीपीसी और टेक्नीशियन में, खासकर असिस्टेंट लोको पायलट की अगर मैं बात करूं तो इसमें विज्ञान का बहुत अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिलता है, यानी कि साइंस के, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, और एक चीज सुनिए, आपकी 15 तारीख को आप लोगों ने डिमांड की थी कि पीवाईक्यू लाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए। 15 तारीख को आपकी रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे क्लास होगी पीवाईक्यू की, शाम को 5 बजे होगी। शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट होगा आपका 15 तारीख को। और उस प्रैक्टिस सेट में जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्न है, टॉपिक वाइज जो पूछे गए प्रश्न है, किस शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया था, किस साल में आया था, वो सारे क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं। और वो क्वेश्चन जब वो क्लास आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लेवल पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग यहां पर ये सोचते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 10th लेवल तक का सिलेबस। मेरे भाई, सीबीटी 1 में तो 10th लेवल तक काम चल जाएगा आपका, लेकिन सीबीटी 2 में नहीं चलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से एक चीज समझिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी का यह लक्ष्य नहीं होगा कि हम खाली सीबीटी 1 पास हो जाएं, सीबीटी 2 में हमारा हो चाहे ना हो। क्योंकि आपको अल्टीमेट सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए आपको दोनों परीक्षाएं पास करनी होंगी। और दोनों परीक्षाओं को अगर पास करना है तो विज्ञान बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आनी चाहिए, है ना। तो जो मॉक टेस्ट होगा, जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा यूट्यूब चैनल पर 15 तारीख को शाम को 5 बजे, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन होंगे जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट एनटीपीसी में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन सीबीटी 1 के होंगे और कुछ क्वेश्चन सीबीटी 2 के होंगे, और वो टॉपिक वाइज होंगे। कैसे होंगे? टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है भैया, इससे 1% भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक, और 15 तारीख से आपकी रेगुलर क्लास होगी वहां पे प्रैक्टिस सेट की भी। कहां पर? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। ठीक, उससे पहले वो क्लास आप देखेंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है मेरे भाई, और 15 तारीख को जो क्लास होगी, आवाज क्लियर है? ठीक, और 15 तारीख को जो क्लास होगी उसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को बहुत महत्व देंगे, दोनों से क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक दिन हम फिजिक्स को कवर करेंगे, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट, और एक दिन हम करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट।
क्यों? क्योंकि हमको दोनों लेवल बना के चलने हैं, दोनों लेवल से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिलते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, और एकदम फोकस हो जाइएगा क्लास पे। किसी को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज आप कर सकते हैं, आपको उत्तर डेली मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई, डेली आपको रिप्लाई मिलता है। ईमानदारी से मेहनत करो, थोड़ा सा सजग होके काम करो मेरे भाई, क्योंकि आप आज कंपटीशन के समय में खड़े हुए हो और समय की यही मांग है कि जो बच्चा संघर्ष करेगा, जो सबसे बेस्ट होगा, उसी का चयन होगा। ठीक है भैया, जो संघर्ष करेगा, जो सबसे मजबूत होगा, उसी को नौकरी मिलेगी। ये आज के समय की मांग है, क्योंकि आप कंपटीशन के समय में जी रहे हो, जहां एक पद के लिए लाखों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक पद के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। आप इस दौर में जी रहे हो, तो इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को भी आप समझो, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होकर भी देखो, है ना। खाली भावनाओं से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, आपको इमोशंस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको काम करना है अपनी मेहनत के साथ। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज हम समझेंगे सबसे पहली चीज केमिकल बॉन्ड। जो टॉपिक है हमारा, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो क्या है केमिकल बॉन्ड, इसको समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहली चीज तो, अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा और हमको यही ना मालूम हो कि क्या है केमिकल बॉन्ड, तो हम क्या रासायनिक बंधन में कुछ सीख पाएंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, रासायनिक बंध क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। देखो, अगर हम रासायनिक बंध के बारे में बात करें तो जैसे मैंने शायद कल भी आपको एक उदाहरण दिया होगा कि जैसे आपके पिताजी हैं, वो पूरे परिवार को संयोजित करके रखते हैं, पूरे परिवार को एक साथ रखते हैं। उनकी नेतृत्व में पूरा परिवार, चाहे आप हो, चाहे आपकी माता जी हो, छोटे भाई बहन कुछ भी हो, सभी लोग एक साथ रहते हैं। यानी कि उन्होंने एक ऐसा बंध बनाया है, एक ऐसा बॉन्ड बनाया है, जिससे पूरा परिवार एक समूह में बहुत अच्छे तरीके से रहता है। और इस प्रकार के परिवार को दुनिया क्या कहती है? कि बहुत स्टेबल परिवार है, बहुत व्यवस्थित परिवार है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम रासायनिक बंध के बारे में मेरे भाई बात करेंगे, तो किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में क्या क्या होता है? अणु जो होते हैं, किसी भी परमाणु, क्या मैं सीधा पदार्थ कहता हूं, किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में जो अणु हैं, परमाणु हैं या उप परमाणु हैं, उप परमाणु हैं, इनको जब एक साथ एक साथ एक साथ रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए पदार्थ बंध बनाते हैं या तत्व बंध बनाते हैं। तत्व क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, बनाते हैं। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे, अंग्रेजी वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इन एनी मैटर, इन एनी मैटर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड सब एटम्स, सब एटम्स आर होल्डेड टुगेदर, आर होल्डेड टुगेदर बाय बॉन्ड्स। ध्यान से सुनिएगा केवल आप, ठीक है मेरे भाई, बॉन्ड्स। ठीक, तो यानी कि जो उप परमाणु हैं, परमाणु हैं, जो अणु हैं, ये सभी लोग क्या होंगे? ये सारी चीजें एक साथ बंधन के रूप में रहेंगी। किसके द्वारा? रासायनिक बंध के द्वारा। रासायनिक बंध वो चीज है जो सभी तत्वों को, यानी कि चाहे वो उप परमाणु हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो यानी कि अणु हो, चाहे वो कोई एक एटम हो या न्यूक्लियस हो, नाभिक हो, सबको एक साथ में संयोजित करके रखना, ये किसका काम है? ये रासायनिक बंध का काम है। ठीक मेरे भाई, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहां पर समझेंगे रासायनिक बंध के प्रकार, है ना। यहां से क्वेश्चन आपको पेपर में श्योर देखने को मिलेगा, और पिछले पेपर आप उठा लीजिए, वहां पर आपको ये क्वेश्चन रासायनिक बंध के प्रकार से देखने को मिले हैं। ठीक, अगर हम यहां पर बात करें रासायनिक बंध के प्रकार के बारे में, तो क्या होंगे रासायनिक बंध के प्रकार? इनको ध्यान से समझते हैं।
अगर हम बात करें तो रासायनिक बंध का सबसे पहला प्रकार, यानी कि ये टाइप्स होंगे। सबसे पहला प्रकार होगा विद्युत संयोजक बंध। विद्युत संयोजक बंध होगा। गुरुजी ये क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भैया, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोई समस्या यहां तक? ठीक, पहला प्रकार क्या हो गया, विद्युत संयोजक बंध। अभी इसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं। दूसरा मेरे भाई भाग क्या हो गया, दूसरा भाग हो गया, अगर हम बात करें तो सह संयोजक बंध भी इसको कहा जाता है। सह संयोजक बंध कहा जाता है, सह संयोजक बंध कहते हैं। यानी कि अगर हम अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद मेरे भाई आता है क्वेश्चन या आता है जो प्रकार, वो है उप संयोजक बंध। उप संयोजक बंध। उप संयोजक बंध, जिसको अंग्रेजी में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक मेरे भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। चलो, ये तो बातें हो गई कुछ इस कॉन्सेप्ट की, रासायनिक बंध के प्रकार की। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सह संयोजक बंध होता है यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होंगे वो? पहला प्रकार होगा मेरे भाई एकल सह संयोजक बंध। एकल सह संयोजक बंध। ठीक है भैया, संयोजक बंध, एकल सह संयोजक बंध। दूसरा क्या प्रकार होगा? दूसरा होगा डबल सह संयोजक बंध, यानी कि द्वि सह संयोजक बंध। ठीक है मेरे भाई, संयोजक बंध। कोई समस्या यहां तक? यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और तीसरा मेरे भाई क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा त्रिसह संयोजक बंध, जिसको हम क्या कहेंगे, त्रिसह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध, यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड अंग्रेजी में कह देंगे इसको। ठीक है मेरे भैया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड अंग्रेजी में इसको कह दिया जाएगा। 3 प्रकार के बॉन्ड होंगे, 3 प्रकार के बंध होंगे। किसमें? सह संयोजक बंध में, यानी कि एकल सह संयोजक बंध, द्विसह संयोजक बंध यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होगा त्रिसह संयोजक बंध, जिसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आती है मेरे भाई, सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो विद्युत संयोजक बंध के बारे में बात करेंगे। विद्युत संयोजक बंध के बारे में बात करेंगे। विद्युत संयोजक बंध के बारे में बात करेंगे, जिसको इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। इन बॉन्ड में इस प्रकार के जो बंधन होते हैं, यानी कि विद्युत सहसंयोजक बंध में, यहाँ पर क्या होता है सिस्टम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब कुछ ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉन से संबंध रखती है, या कुछ ऐसी बात जिसका सीधा सीधा रिलेशन है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशन है इस बंध का, कि इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? होता है। ठीक, कोई समस्या नहीं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है।
ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है तो इसमें एक मजबूत बंध बनता है, यानी कि यह यह एक मजबूत बंध है, मजबूत बंध है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मजबूत बंध यानी कि जिसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है भैया, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, इस बात को आपको समझना होगा। क्यों तोड़ा जा सकता? ठीक है मेरे भाई, कैन नॉट कैन नॉट ब्रोकन इजिली, इजिली। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं। अगर हम बात करें तो क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, देखो अगर मान लीजिए आप इस चीज पे आए कि सर तोड़ा क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यह इतना मजबूत बंद होता है कि अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको बहुत अधिक ऊष्मा देनी होगी, बहुत अधिक हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, जिससे इनके बीच की बॉन्डिंग टूटे। यानी कि अगर हम देखेंगे तो इसको इसको तोड़ने के लिए सबसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, सबसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अभी देखिएगा, मैं ये भी बताऊंगा कि प्रश्न कैसा बनेगा इससे। सबसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है भैया, यानी कि अगर हम बात करें तो हाई हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, हाई हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा, अगर इस बंधन को आपको तोड़ना है तो बहुत अधिक ऊष्मीय आवश्यकता होगी, ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अच्छा, जब ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी तो ये बात आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा समझिए इस बात को, कि जब हम किसी भी पदार्थ को बहुत ज्यादा अधिक ऊष्मा देंगे तब वह टूटेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और उसका क्वथनांक बहुत उच्च है, तभी तो उसको अधिक ऊर्जा देनी पड़ रही है उसके बंधन को तोड़ने के लिए। ठीक, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा कॉन्सेप्ट, कि इनका इनका गलनांक बिंदु, इनका गलनांक बिंदु यानी कि जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और क्वथनांक, क्वथनांक जिसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ये बात मैंने क्वथनांक और गलनांक, ये दोनों बातें आपको पिछली क्लासे में बताई हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे होंगे वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस बात को। बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? उच्च होता है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है मेरे भाई चलिए, ये थी बात किसके? विद्युत संयोजक बंध के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। जरा यहां पे ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूं तो एक चीज और समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है इसको कैसे समझा जाता है, उदाहरण के तौर पर भी समझेंगे, लेकिन एक पॉइंट और हमें लिखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर उस पर उस पर ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई, होता है। ठीक,
अगर अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए लिखूं तो मैं सीधा लिख देता हूं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और रिसीवर एक्सेप्टर ऑफ और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया किसका, पोटेशियम और आयोडीन का। जब हमने पोटेशियम और आयोडीन का क्या किया, अभिक्रिया कराई यानी कि रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला, हमें मिला पोटेशियम आयोडाइड मिला। अब जरा देखो, जैसा कि मैंने कल आपको एक अभिविन्यास में बताया था कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो उसमें 2, 8, 8 और 1 का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के पास अधिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के पास अधिक होता है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पोटेशियम किसी को दान कर देता है, डोनेट कर देता है, तो पोटेशियम स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, यानी कि पोटेशियम स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, आयोडीन को। तो पोटेशियम ने आयोडीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए पोटेशियम के ऊपर आवेश आया प्लस, और आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए आयोडीन के ऊपर आया आवेश माइनस। ठीक है मेरे भाई, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए, अगर हम यहां पर जो पोटेशियम आयोडाइड बताएंगे, पोटेशियम आयोडाइड जो हमारे पास तत्व आया या प्रोडक्ट आया, इस पर एक प्लस एक माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत संयोजक बंध का एक उदाहरण कह देंगे, यानी कि इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड का एक उदाहरण कह देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक। देखो, कुलदीप कुमार जी पूछ रहे हैं कि परिभाषा सी लिख रहे हो सर, ये आएगी क्या। तो मेरे भाई एक बात बता देता हूं कि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अब देखिए कि यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए, निम्न में से किसका, निम्न से किस बंध का क्वथनांक सबसे उच्च होगा, क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी या असिस्टेंट लोको पायलट में आने की संभावना रहती है। आपके सामने 4 एग्जाम्पल रख देगा, विद्युत संयोजक बंध, कमेंट करके आपको बताना है ABCD, जो भी आपको आंसर सही लगे कमेंट करके बताएंगे। विद्युत संयोजक बंध एक ऑप्शन हो जाएगा, संयोजक बंध हो जाएगा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सह संयोजक बंध का। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या बन जाएगा मेरे भाई, उप संयोजक बंध। या चौथा ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे सामने मेरे भाई, चौथा ऑप्शन हमने लिख लिया द्विसंयोजक बंध। जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया क्या आंसर होगा। ABCD जो भी आप कमेंट करना चाहते हो जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर A होगा। देखो, अगर आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी होती, आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होता, तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं 90% स्टूडेंट यहां पर गलती कर जाता। ठीक, ये तो क्वेश्चन ALP में पूछा गया है, लेकिन ALP में क्या दूसरा क्वेश्चन बना के नहीं पूछ सकता, निम्न में से सबसे अधिक या 2 बंध बनाने वाला कौन सा बंधन है, तो आपके पास 4 ऑप्शन रख देगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गई बात। कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट में लापरवाही रखी, तो इस बात का आप यकीन मान लीजिए कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द्विसंयोजक बंध के बारे में। देखिए भाई, एक लोग कह रहे हैं लिखने का टाइम दीजिए। एक चीज समझ लो,
लिखने का अगर आपको टाइम चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई, क्यों परेशान हो। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे कि सह संयोजक बंध के बारे में, सह संयोजक बंध के बारे में ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जिसको अंग्रेजी में कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। देखो क्या होते हैं सहसंयोजक बंध। इनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। आदान प्रदान की तो बात छोड़िए आप, आदान प्रदान एक अलग चीज हो गई। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी कि पार्टनरशिप होती है। ठीक है भैया, साझेदारी होती है। क्या होता है मेरे भाई? यानी कि पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई समस्या यहां तक? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। अब एक चीज समझ लो, साझेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस चीज को समझिए कि जैसे आपने कोई भी बुक खरीदना है, आपको कोई किताब खरीदनी है और आपके दोस्त को भी वो किताब खरीदनी है। उस किताब का मूल्य है 200 रुपया, आपके पास 100 रुपए है, आपके दोस्त के पास 100 रुपए है। तो आप लोग क्या करोगे? दोनों लोग मिलकर उस किताब को खरीद लोगे और उसके बाद उससे अपना काम करोगे। ठीक, यानी कि 100 रुपए आपने मिलाए और 100 रुपए आपके मित्र ने मिलाए। तो ये क्या हुआ? वो किताब जो ली गई वो साझे में ली गई, दो लोगों के बीच में ली गई, दो लोगों के पार्टनरशिप पर ली गई। ठीक, इसे कहते हैं साझेदारी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपने अपने मित्र को 100 रुपए दे दिए और यह कह दिया कि भाई तू ही रख ले किताब। आपके पास तुम्हारे दोस्त के पास 200 रुपए हो गए, 100 तुमने दिए, 100 उसके पास पहले से थे। तो ये तो हो गया 100 रुपए देना। लेकिन अगर दोनों ने मिलकर किताब खरीदी है, यानी कि 100 रुपए मैंने लगाए और 100 रुपए मेरे दोस्त ने लगाए, तो सीधी सी बात यह हो गई कि दोनों लोगों ने साझेदारी में किताब खरीदी है। ठीक इसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कोई ना तो ग्राही होता है, यानी कि ना तो कोई एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, और ना ही कोई डोनर होता है, ना कि कोई इलेक्ट्रॉन को दान करता है। यहां पर दो बंध आपस में साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का बंध बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, इसके 3 प्रकार है। इसका सबसे पहला जो प्रकार आता है वो एकल सह संयोजक बंध आता है, जिसको हम क्या कहेंगे? एकल सह संयोजक बंध कहेंगे। ठीक है भाई, एकल सह संयोजक बंध कहेंगे, जिसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। कोई समस्या? क्या होते हैं? जब दो परमाणु एक साथ मिलकर एक बंध से जुड़े हों, जब जब दो परमाणु जब दो परमाणु एक साथ किसी एक बंध से जुड़े हों, किसी एक बंध से जुड़े हों, ध्यान सुनिएगा, एक साथ किसी एक बंध से जुड़े हों। ठीक है मेरे भाई, जुड़े हों, यानी कि बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक दोस्त, अब इसका उदाहरण भी समझ लेते हैं। देखिए, जब दो परमाणु एक साथ किसी एक बंध से जुड़े हों तो उसे हम क्या कहेंगे? एकल सह संयोजक बंध कहेंगे। यानी कि जब दो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बात बताता हूं, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो कि H2 से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो कि H2 से मिलकर बना है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इसका अलग अलग भाग रखें तो एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। इनके बीच में एक बंध लगा होगा, एक बॉन्ड लगा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, यानी कि एकल संयोजक बंध कहेंगे। ठीक है भाई, यानी कि एकल संयोजक बंध कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो सारी बातें आपके माइंड में बैठ रही होंगी। एकल संयोजक बंध बंध कहेंगे।
सूरज प्रताप जी पूछ रहे हैं सर बॉन्ड क्या होता है। मेरे भाई क्लास को अगर पहले से तुमने देखा होता तो जरूर समझ पाते कि क्या होता है बॉन्ड। ठीक, दोबारा से रिकॉर्डेड में देख लेना, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा बंद। ठीक है मेरे भाई, अब बात आती है, अब प्रश्न आता है गुरुजी द्विसंयोजक बंध क्या होता है, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द्विसहसंयोजक बंध क्या होता है, संयोजक बंध क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर हम यहां पर बात करें डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो एक चीज को ध्यान से सुनना, जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड था, वैसे जब दो परमाणु दो बंधनों से जुड़े हों, दो परमाणु किससे जुड़े हों, दो परमाणु दो बंधों से जुड़े हों, दो बंधों से जुड़े हों, जुड़े हों, ठीक है भाई, जुड़े हों, यानी कि बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूं किसका एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लूंगा। ऑक्सीजन यानी कि हमने एक परमाणु लिया, किसका, एक अणु लिया ऑक्सीजन का, जिसको हम O2 कहते हैं। O2 को अगर हम अलग अलग भागों में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा। ये दो ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, इनके बीच में कितने बांध होंगे, दो बांध होंगे, यानी कि दो बॉन्ड होंगे। ठीक, अच्छा अब एक चीज समझ लीजिए कि ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड एकल बंध से अधिक मजबूत होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड से अधिक मजबूत होगा, एकल बंध से अधिक मजबूत होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकल बंध से अधिक मजबूत होगा तो इसका क्वथनांक भी एकल बंध से ज्यादा होगा, क्वथनांक भी एकल बंध से ज्यादा होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम बात करें तो इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा मेरे भाई, एकल बंध से ज्यादा होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा, एकल से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, किसका, डबल वाले का। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से सुनिए खाली आज की क्लास को, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं त्रिसह संयोजक बंध के बारे में, यानी कि जिसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिसह संयोजक बंध, त्रिसह संयोजक बंध, संयोजक बंध। ठीक है मेरे भाई, त्रिसह संयोजक बंध, यानी कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं। इसका सिस्टम क्या है, इसका सीन क्या है, जैसे कि आपने एकल कोवेलेंट बॉन्ड देखा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड था, द्वि कोवेलेंट बॉन्ड में दो बॉन्ड था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे तीन बॉन्ड होंगे। यहाँ पर इसमें परमाणु के बीच, परमाणु के बीच तीन बंध होंगे, तीन बंध होंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी कि बॉन्डेड बाय थ्री बॉन्ड्स। हर एक चीज एकदम पीडीएफ में आपको एज इट इज मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। बॉन्डेड बाय थ्री बॉन्ड्स, अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। ठीक, अब यहां पर क्या कह रहा है कि जब तीन बॉन्ड से मिलकर बना होगा, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बात की कि हमने एक मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु किसका लिया, नाइट्रोजन का लिया, यानी कि N2 का लिया। ठीक, जब हम इस नाइट्रोजन के कण को विभाजित करेंगे तो हमारे पास दो अलग अलग नाइट्रोजन के बॉन्ड आ जाएंगे, जो कि तीन बंधों से जुड़े होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक मेरे भाई,
इनका क्वथनांक, इनका क्वथनांक, क्वथनांक यानी कि बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा गलनांक, और गलनांक, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दोनों दोनों बॉन्ड से अधिक होगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों बॉन्ड से अधिक होगा तो ये क्या होंगे, सबसे मजबूत होंगे, ये सबसे मजबूत होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन और क्रिस्टल तरीके से समझ लो मेरे भाई। ये एकल बंध और द्विबंध दोनों से अधिक मजबूत होंगे, और इनका क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बंध एकल और द्वि दोनों में से सबसे ज्यादा होगा। अब पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन दे दिया एकल सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी दे दिया द्विसहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी दे दिया त्रिसहसंयोजक बंध, ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप किसके साथ जाएंगे? त्रिसहसंयोजक बंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध के बाद, अब हम बात करेंगे उप संयोजक बंध के बारे में, यानी कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इसको आप लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए, इसको बना लीजिए और ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, बोलिए, हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बच्चा पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि जो अष्टक का सिद्धांत है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और अभी आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एटम या एलिमेंट्स नहीं पढ़ा है। वहां पर हम ये बात विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों सिंगल बॉन्ड बनता है, क्यों डबल बॉन्ड बनता है, क्यों ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया? तीनों बॉन्ड लगते कैसे हैं सर? देखो तीनों बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, तीनों बॉन्ड का न्यूक्लियर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सबका क्लियर है भाई? चलिए बेहतरीन। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी कि उप संयोजक बंध है, उप संयोजक बंध है, संयोजक बंध है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेरे भाई क्या होता है, इस बांध में, इस बंध में, ये तीसरे प्रकार का बंध है। यहां पर अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्त, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म में शेयरिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़े में शेयरिंग करता है। एक साथ दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं, एक साथ दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म साझेदारी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, साझेदारी करते हैं। ये बात मैं इतनी आराम से और इतने बेसिक तरीके से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब इनसे प्रश्न आता है तो बच्चे गलत करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन के युग्म साझेदारी करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर पार्टनरशिप करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मेक पार्टनरशिप, मेक पार्टनरशिप, ध्यान से सुनिए, पार्टनरशिप। कोई समस्या? इससे पहले जो आपने सहसंयोजक बंध पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, साझेदारी वहां पे भी हो रही थी।
इससे पहले वाले बंध में, लेकिन वहां पर जो साझेदारी हो रही थी, जो पार्टनरशिप हो रही थी, वो कपलिंग में नहीं हो रही थी, यानी कि जोड़े में नहीं हो रही थी। अकेला बॉन्ड भी जाके, अकेला इलेक्ट्रॉन जाकर भी बॉन्ड बना लेता था, 3 इलेक्ट्रॉन जाकर भी बॉन्ड बना लेते थे, 2 इलेक्ट्रॉन जाकर भी बॉन्ड बना लेते थे। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर एक शर्त निश्चित है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े ही साझेदारी करेंगे। इसको हम उपसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए, अगर हम यहां पर मेरे भाई बात करें तो ध्यान से समझेंगे कि अब जब साझेदारी होती है, मान लीजिए ये 2 तत्व हैं, एक तत्व ए है और एक तत्व बी है, तो अब क्या होगा मेरे भाई, जब इन दोनों के बीच में साझेदारी होगी तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा या ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यही तो होगा मेरे भाई। या तो ये ए जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, या तो बी जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का किसको दे देगा, ए को दे देगा। ठीक, अब यहां पर इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान बनाया जाता है। मान लीजिए ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए, ये मानेंगे ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या हुआ मेरे भाई, ए क्या हो गया, दाता हो गया। दाता हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन युग्म का, इलेक्ट्रॉन युग्म का। ठीक है मेरे भाई। और बी क्या हो गया मेरे भाई, बी हो गया ग्राही यानी कि एक्सेप्टर हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन युग्म का। ठीक है भैया। ठीक, ए क्या हो गया, डोनर हो गया, और बी क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, ये तीर क्यों लगाया गया है, ये तीर हवा में नहीं लगाया गया मेरे भाई, ये तीर का कोई ना कोई मतलब है, तभी यहां पर रिएक्शन में ये तीर लगा होता है। और आप जितनी भी अभिक्रियाएं देखेंगे, जितने भी रिएक्शन देखेंगे, उसमें सब में आपको इस तीर का निशान देखने को मिलेगा, यानी कि अभिकारक और जो उत्पाद होंगे उनके बंधन को, उनके संबंध को इस तीर के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी माइन्यूट सी बात है, हर जगह ये बात नहीं बताई जाती, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए इस तीर का क्या काम है। ध्यान से सुनिए, ये इस तीर का ये हिस्सा हुआ इसकी पूंछ, यानी कि ये बैक का हिस्सा जो हुआ इसको हम कहेंगे टेल ऑफ द एरो, यानी कि पूंछ, टेल ऑफ एरो, यानी कि तीर की पूंछ कहेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और ये जो हिस्सा हुआ आगे वाला यानी कि हेड ऑफ द एरो, हेड ऑफ एरो, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहेंगे तीर का सिर, तीर का सिर कहेंगे। ठीक है मेरे भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि तीर का जो सिर होगा, तीर का, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तीर का सिर किसको दर्शाता है, तीर का सिर दर्शाता है मेरे भाई दाता को, तीर का सिर ग्राही को दर्शाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्राही को दर्शाता है, ग्राही को दर्शाता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि एक्सेप्टर को दर्शाता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है भैया। और अगर हम यहां पर बात करें तो तीर की जो पूंछ होगी, तीर की जो पूंछ होगी मेरे भाई, तीर की पूंछ ये किसको दर्शाती है, ये डोनर को दर्शाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो दाता होता है इलेक्ट्रॉन का, तीर की पूंछ उसको दर्शाती है। ठीक, जल्दी से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लो, 1 मिनट का समय दे देता हूं मैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हो गया भैया। चलिए, और एग्जाम्पल के लिए आप इसका और एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल और ले लो मेरे भाई। क्या होगा, अगर आप समझ लीजिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल और दे दूं इसका, चलिए आप कह रहे हैं तो NH3 यानी कि जिसको हम अमोनिया कहते हैं, NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं, इसको अगर हम
HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला दें तो मेरे भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, NH4Cl आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अमोनिया को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास मेरे भाई क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड कह देंगे, अमोनियम क्लोराइड कह देंगे। ठीक है मेरे भाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, अमोनिया है, ये तो अमोनिया है, आपको मालूम है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, जिस भी बच्चे ने कहा था सर एक एग्जाम्पल और दे दो। ठीक है मेरे भाई, अब बात बनती है कि गुरुजी इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में जो आपको देखने को मिलता है। देखो, हम लोगों को भी वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो बहुत बार पूछे गए हों, तो मैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा कि जो कई बार पूछा गया हो किसी भी हेडिंग से या किसी भी टॉपिक से। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें क्या प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा बंध है, ऐसा कौन सा बंध है, कौन सा बंध है, बंध है जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ पेयर साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर साझेदारी करते हैं। ठीक है भाई, करते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला, विद्युत सहसंयोजक बंध, विद्युत सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। दूसरा, यानी कि बी पॉइंट हम रख लेंगे, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, संयोजक बंध। तीसरा, उपसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध। चौथा, त्रिसंयोजक बंध, त्रिसंयोजक बंध। ठीक है मेरे भाई, देखो बहुत बारीक सा क्वेश्चन है, अगर बच्चे पूछ लिया गया पेपर में, रेलवे में, तो इसको आप ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे गलत करेंगे। लगभग आधे से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे, जिन्होंने केवल खाली जो चिल्लाते रहते हैं कि प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट, जो खाली क्वेश्चन करके जाएंगे ना, वो निश्चित गलत करेंगे। जिन बच्चों ने थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा होगा, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ा होगा, वो आसानी से जाएंगे और चुपचाप लगा देंगे कोऑर्डिनेट बाउंड पे टिक और एक नंबर अपना पक्का कर लेंगे। ठीक है भैया, देखो यहां पर भी काफी बच्चे तो सी ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन। तो देखो यही क्लास में ही कंफ्यूज है पढ़ने के बाद, तो वहां पर तो और गलती होंगी। ठीक है भाई, विकास श्रीवास्तव जी ध्यान से देखिए, उप कोऑर्डिनेट उप सहसंयोजक बंध है जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग होती है। ठीक है भैया, ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक की क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बंध जिसे कहेंगे, हाइड्रोजन बंध कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो जब किसी ऋणात्मक तत्व से, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी ऋणात्मक तत्व से, जब किसी ऋणात्मक तत्व से, ऋणात्मक तत्व से, तत्व से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध बनाता है, बंध बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखिएगा यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल के लिए, यानी कि मेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय हाइड्रोजन विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो किसी ऐसे तत्व के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश हो। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पानी का ले लीजिए एग्जांपल, यानी कि H2O का, H2O का। तो इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है मेरे भाई, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर ऋणात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश के साथ हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बना रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक और आप ऑप्शन ले सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F का, यानी कि फ्लोराइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इस प्रकार के जो भी तत्व होंगे, यानी कि जिनके ऊपर माइनस, फ्लोरीन के ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इस टाइप के बंध को, इस प्रकार के बंध को ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ऋणात्मक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आया, ये हमेशा, ये अधिकतर मोस्टली, ठीक है मेरे भाई, ये अधिकतर 100% नहीं, कुछ एक आधे अपवाद हैं, ये अधिकतर तरल रूप में पाए जाते हैं, तरल यानी कि द्रव रूप में पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, द्रव रूप में पाए जाते हैं। जैसे आप बात करेंगे तो पानी किस रूप में, द्रव रूप में आप देखते हैं, हाइड्रोफ्लोराइड किस में है, तरल रूप में पाए जाते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। ध्यान से सुनिएगा, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, यानी कि ध्रुवीय होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, इनका जो नेचर होगा वो पोलर होगा। नेचर जो होगा वो कैसा होगा, पोलर होगा, यानी कि ध्रुवीय होगा। ठीक है, किसका, हाइड्रोजन बंध का कैसा होगा, पोलर होगा, ध्रुवीय होगा, यानी कि, और ये कैसे पाए जाएंगे, ये तरल रूप में पाए जाएंगे। ठीक, अब इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट क्या बचता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बचता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है भैया, यानी कि ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है भैया, ये दोनों पॉइंट बचते हैं। साथ में बचती है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बचती है, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया बचती है, जिसको हम कल खत्म करेंगे। रिडॉक्स अभिक्रिया खत्म होगी कल आपकी इस टॉपिक के साथ। इनको खत्म करने के साथ साथ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन के साथ साथ रिडॉक्स अभिक्रिया जैसे ही खत्म होगी तो आपका केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। और यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, कल हम शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की। नया टॉपिक होगा ये रासायनिक अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये पूरी तरीके से केमिकल बॉन्ड के ऊपर बेस है। तो अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने का आनंद लेना है तो थोड़ा सा खुद भी पढ़ के आइएगा, उसके बाद क्लास में मजा आएगी। हर्षित मलिक जी पूछ रहे हैं कि पोलर क्या होता है, ध्रुवीय क्या होता है। ध्यान से देखिए, पोलर का मतलब होता है ध्रुव, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों विपरीत आवेश जब आमने सामने आएंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। यानी कि देखिए, एक हो गया ये ध्रुव और ये हो गया पॉजिटिव पोल। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, फिजिक्स में इनको डाइपोल भी कहा जाता है। फिजिक्स की भाषा में हम इसको डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल, यानी कि द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब उम्मीद करता हूं आपको हर्षित मलिक जी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, समय हो चुका है समाप्त। मुलाकात करेंगे हम कल इतने ही बजे, 11 बजे, और शुरू करेंगे नया टॉपिक अपना रासायनिक अभिक्रिया, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी कुछ बातचीत होगी। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, रासायनिक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक पूरी तरीके से निर्भर होगा रासायनिक बंधन पर,
किसी को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपना रिएक्शन अवश्य दीजिएगा। अभी मैं आपके रिएक्शंस देखूंगा। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं कल 11 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।